भारतीय जनता पार्टी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया है कि वो जीएचएमसी बल्दी इंतखाबात में अपनी कारकर्दगी को रेफरेंडम के तौर पर कबूल करें। बीजेपी के हैदराबाद सिटी के सदर रामचंद्र राव ने आईएनएन चैनल के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी से बात करते हुए ये दावा किया है कि बीजेपी जीएचएमसी के आइंदा इंतखाबात में 100 से ज़ायद सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी और मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे पर बीजेपी उम्मीदवारों का कब्जा होगा। हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है, क्योंकि फरवरी में ये कॉरपोरेशन का टर्म ख़त्म होगा। इस वक्त ग्रेटर हैदराबाद कई मसाइल से दो चार है। रियासती हुकूमत ये कह रही है कि उसने मरकज़ को हैदराबाद में गुज़श्ता महीने हुई तूफ़ानी बारिश के बाइस इमदाद के लिए रिक्वेस्ट की है, लेकिन मरकज़ी वज़ीर दाखिला ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत से कोई ऐसी दरख्वास्त मौसूल नहीं है। आइए हम इस सिलसिले में नाजरीन बात करते हैं हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद के जो है बीजेपी प्रेसिडेंट वो रुकन कानून साज कौंसल इन रामचंद्र राव साहब से। रामचंद्र साहब आईएनएन चैनल में आपका खैर मकदम है। रामचंद्र साहब, इस वक्त जो है हैदराबाद के इलेक्शन आ गए हैं और गुज़श्ता महीने में जो तूफ़ानी तौर पर बारिश हुई है, नेचुरल क्लाइमेट है, तो उससे हैदराबाद मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुआ है। उससे सड़कें डैमेज हुई हैं, घर आ गए हैं, लेकिन मरकज़ी हुकूमत की कोई इमदाद नहीं मिली के रियासती हुकूमत का इल्ज़ाम है, जबकि वो लोग रिक्वेस्ट करें। जबकि और आपकी पार्टी के मरकज़ी ममलिकत वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी साहब सिकंदराबाद के नुमाइंदे, उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने कोई नुमाइंदगी नहीं की। तो अब इन हालात में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल इलेक्शन जब होंगे तो क्या होगा? पहली बात तो हैदराबाद में जो बारिश के कारण जो लोगों को जो कठिनाइयाँ पहुंची हैं और जिसके कारण हमारे सड़कें और हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लोग मरे हैं, उसमें कुछ लोग बह गए हैं, कम से कम 40 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस सिलसिले में जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है, स्टेट गवर्नमेंट जो है परसों तक झूठी बयान देती रही कि 70,000 करोड़ खर्च किए हैं, उस पे किए, इस पे किए। तो उनका जो बयान था, उनका जो वादा था, ये सब जो है एक बारिश से पूरा झूठा साबित हो गया। अगर सचमुच ये लोग 60,000 70,000 खर्च करते थे, करोड़ करते थे, तो आज ड्रेनेज सिस्टम हो या सड़कें हो, आज कुछ उसमें सुधार होता था और हम उसमें सुधार नहीं देख रहे हैं। दूसरी बात रही मरकज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो असिस्टेंस है। जनरली क्या होता है कि जहाँ पर भी फ्लड्स आते हैं या नेचुरल कैलामिटी से कहीं किसी को नुकसान पहुँचता है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को, वो सेंट्रल टीम को वहाँ आने के बाद सेंट्रल टीम उनको जो है असेसमेंट करती है कि कितना नुकसान हुआ है और वो नुकसान जो है स्टेट गवर्नमेंट उनको एक रिपोर्ट देती है। फिर जो टीम आती है वो टीम जो है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है। उसके हिसाब से चाहे किसानों को हो या ज़मीन मतलब सिटीज़ में हो, उसके नुकसान का जो है वो मुआवजा जो है फिर केंद्र सरकार मरकज़ इनको भेजती है। ये प्रोसीजर है। अब मैं केटीआर से और केसीआर जी से, दोनों से मैं यही पूछना चाहता हूँ, क्या आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट दिया उससे पहले क्या आपने कुछ लेटर लिखा? मेरे जितना मालूम है नहीं लिखे। अगर प्रेस को बताने के लिए कुछ लेटर ऐसे बता के, ये गलत है। पहली बात तो है पहले असेसमेंट होना चाहिए, उसके बाद डैमेज असेसमेंट के बाद जो है केंद्र सरकार से एक फॉर्मल लेटर होता है, ये होना चाहिए। उसके बाद जो है केंद्र सरकार ये स्टेट गवर्नमेंट से जो फॉर्मल लेटर आता है उसके आधार पर उनको मुआवजा देती है, उनको फंड्स रिलीज़ करती है। ये प्रोसीजर है, कहीं भी ऐसे हो, गुजरात में हो वैसे हुआ है, कर्नाटक में ऐसे हुआ है, या नहीं तो राजस्थान में वैसे हुआ है। ये जो है अभी जीएचएमसी के चुनाव आने वाले हैं, तो इसीलिए केटीआर साहब और जो है केसीआर साहब लोगों को गुमराह करने के लिए झूठा बयान दे रहे हैं। इससे सरासर झूठ है। हमेशा मरकज़ की तरफ से हैदराबाद के लिए आज पूरी तरह से सहायता देने के लिए हम तैयार हैं। आज आपको मैं बता रहा हूँ कि हर साल कम से कम 400 करोड़ रुपया केवल स्वच्छ भारत के लिए हैदराबाद को हम देते हैं। पहली बार 491 करोड़ को हम रिलीज़ किए यहाँ पर और उसके बाद भी हमेशा दिया जा रहा। उसके बाद जो अब ये जो हरितारम बोल रहे हैं, जो ये ब्यूटिफिकेशन के लिए पेड़ों का, इसके लिए, इसके अंदर भी इसमें 30% जो है
30 से 40% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है ग्रीनरी के लिए। और उसके साथ साथ जो है ऐसे कई स्कीम्स जो हैदराबाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं, ये जनता को बताया नहीं जा रहा है। अब आप जानते हैं आपके इलाके में बस्ती दवाखाना है। अब बस्ती दवाखाने में रुई कॉटन जो बोलते हैं, कॉटन से मेडिसिन से नर्स से लेकर वहाँ के डॉक्टर को जो है पूरा नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर कितने भी आप बस्ती दवाखाना लगाए, सबका जो खर्च जो है आज सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। आप क्या दे रहे हैं? एक कम्युनिटी हॉल में थोड़ा सा जगह दे रहे हैं बस। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ जगह दे रही है, ओनली कम्युनिटी हॉल में एक स्पेस दे रही है। बाकी वहाँ पर कुर्सी का खर्च भी, एक रुई का खर्च भी, वही कॉटन का खर्च भी, एक प्लास्टर का खर्च भी, दवाइयों का, नर्स का, मेडिसिन डॉक्टर्स का आज हम दे रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर। ये क्यों नहीं बोलते हैं लोगों को और गुमराह कहते हैं बस्ती दवाखाना 300 खोले 200 खोले। ये सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर उनको दिया जा रहा है। अब मैं ये पूछता हूँ कि आज जो है हमारे हैदराबाद नगर में लाखों लोग जो हैं जो सड़कों पे आज काम करते हैं और छोटे छोटे दुकान लगाकर मिर्ची बज्जी बेचकर, या नहीं तो किताबें बेचकर, या नहीं तो कपड़े बेचकर, ये स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं। अब ये स्ट्रीट वेंडर्स को लाखों लोगों को बैंकों की तरफ से 10,000 रुपया बगैर ब्याज के और जो जब देते हैं टाइम पे उनको सब्सिडी देते हुए 10,000 रुपये की रकम उनको आज मिल रहा है। और कोई इमीडिएटली पे करते हैं उसको, मतलब महीना जो 500 रुपये 600 रुपये जो रहता है वो पे करते हैं तो उसको 2,500 रुपये की सब्सिडी मिलता है। यानी कि 10,000 रुपये देने के बाद केवल 7,500 देकर वो अपना लोन पूरा कर सकते हैं। कौन दे रहे इतने लोगों को? यानी कि इसमें जो है आपको 500-600 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है स्टेट में। एक हैदराबाद सिटी में मैं बोल रहा हूँ, हैदराबाद सिटी 500-600 करोड़ रुपये से आज के स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये तक दे रहे हैं। ये क्यों नहीं बोलते लोगों को? ये क्या दे रहे? अब ये बोलते हैं अरे वो तो ऋण दे रहे हैं। अरे वो पैसा ऋण दे रहे हैं लेकिन बगैर ब्याज के दे रहे हैं, और पैसा हम दे रहे हैं अगर आप टाइम पे भरते हैं तो आपको उसमें सब्सिडी भी दे रहे हैं। ये क्यों नहीं बोलते आप लोगों को? अच्छा, और आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से आज हैदराबाद में अगर आपको 30 गज या 60 गज की जगह है, अगर आप घर को तोड़कर उसको रिपेयर करना चाहते हैं या कुछ बदली गदली करना चाहते हैं, उसके लिए आपको 2 लाख से लेकर 6 लाख रुपये तक आपको इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ आपको लोन दिया जा रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण आज आपको 6 लाख रुपये अगर मिलता है तो आपको टाइम में भरते हैं, फिर उसमें पूरा इंटरेस्ट सब्सिडी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भरती है। तो मतलब इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्ली अगर उसको इंस्टॉलमेंट पे कर दे तो, अगर प्रॉपर्टी आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सब्सिडी मिल रहा है। इतना मतलब देने के बाद आज आप कितने लोगों को इसका फ़ायदा उठा रहे हैं? अच्छा, आज जो है 5 लाख रुपया अगर किसी आदमी को बुखार होता है या किसी आदमी का स्वास्थ्य खराब होता है और उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, किसी बड़े हॉस्पिटल जाना होता है, तो उसको लाखों रुपया खर्च होता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री का जो आयुष्मान भारत है, अगर आप जाते हैं किसी भी अस्पताल में, नॉट ओनली इन हैदराबाद, अगर आप हैदराबाद से जाकर दिल्ली में अगर आप बीमार पड़ गए और दिल्ली के अस्पताल में एडमिट हो गए, वहाँ भी आपको आपका जो हैदराबाद का आधार कार्ड के आधार पर आपको 5 लाख रुपया आपके पूरे परिवार को आपको वहाँ पर मुआवजा मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। आप ये क्यों तेलंगाना में इसका अमल क्यों नहीं कर रहे? आप हैदराबाद के लोगों को ये क्यों नहीं दे रहे? आप क्या कहते हैं आरोग्यश्री अच्छा है। अरे आरोग्यश्री में आप हैदराबाद में कितने लोगों का आरोग्यश्री, अब आप लोग हेल्थ जर्नलिस्ट है, आपका हेल्थ कार्ड का काम आता है कहीं? नहीं आ रहा। तो लेकिन यहाँ पर आयुष्मान भारत में अगर आप मेंबर हैं उसमें, तो आपको 5 लाख रुपये मिल रहा है। आपको क्यों उससे दूर कर रहे हैं? क्यों इस स्कीम से आप लोगों को दूर करना चाहते हैं, वंचित कर रहे हैं आप? तो ऐसे कई स्कीम्स हैं। और जो सड़कों का जो निर्माण होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट फंड होता है। ये स्मार्ट सिटी और अमृत सिटी जो है उससे भी जो है यहाँ पर हैदराबाद को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ पर हर जगह में हर चीज़ पर आपको सेंट्रल फंड्स की जो हर स्कीम में यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये सब लोगों को बता नहीं रहे। अब धीरे धीरे लोग समझ गए। दुब्बाका में लोग समझने के बाद ही समझदार बनकर केसीआर को हराए। यहाँ पर उनका जो घमंड था उसको चूर कर दिए। यहाँ हैदराबाद में बार बार बोलते हैं हम 100 जीतेंगे 100 जीतेंगे। आप 100 नहीं, इस बार 100 के 100 हारेंगे आप, ये मेरा दावा है। अच्छा रामचंद्र साहब,
आप ये बता रहे हैं हरितहारम जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे, उसके लिए सेंटर का 40% का हर साल जो है उसको सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट को देता है। लेकिन आप ये बताएं, गुज़िश्ता 6 साल से हरितहारम प्रोग्राम चल रहा है और करोड़ों पौधे लगाने का हुकूमत दावा करे, लेकिन सिटी के अंदर जो उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ पर कौन सी एरिया में कौन सी कॉलोनी में कितने झाड़ लगे। और अगर 6 साल से कंटिन्यू लगा रहे हैं तो आज तक कितने हुए? क्या इसके ऊपर बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी करेगी या उसके मालूमात लेगी? इसके ऊपर ज़रूर हम इंक्वायरी करेंगे हम अपनी तरफ से, क्योंकि एक अर्बन नर्सरी होता है HMDA में और GHMC में, एक अर्बन नर्सरी डिपार्टमेंट, अर्बन फॉरेस्ट्री कहते हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री में अर्बन नर्सरी का जो डिपार्टमेंट होता है, ये अर्बन फॉरेस्ट्री के अंदर जो है उनको ये जो झाड़ जो होते हैं इसके साथ क्या बोलते हैं, फेंसिंग, इसका कवरिंग के साथ, ये फेंस कवर के साथ उनको एक पौधे को 20 रुपया 30 रुपया को फिक्स करते हैं। ऐसे कितने लाख आज हैदराबाद में ये लोग लगाए बोल रहे हैं, लेकिन कहाँ तक कहाँ लगाए हमको मालूम पड़ना चाहिए। और ये जो सारे जो पेड़ हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। पूरे तेलंगाना छोड़ दीजिए, आप तेलंगाना को, हरितहारम को छोड़ दीजिए, आप हैदराबाद के हद तक बात करेंगे हम, हैदराबाद में भी लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है इसके ऊपर, जिसमें लाखों करोड़ों रुपया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। ये हम जरूर, हमारा हक बनता है कि कहाँ कहाँ पेड़ लगाएं, क्योंकि सर्वाइवल जो वो पेड़ का लगाने का जो होता है वो मेरे ख्याल से 10% 20% जो है सर्वाइव नहीं होते, फिर इसको बार बार फिर से उसको लगाना पड़ता है। तो आप छोड़ दीजिए जो सर्वाइवल जो होता नहीं है वो छोड़ दीजिए, जो सर्वाइवल प्लांट्स हैं कितने लगाए हुए हैं, कितने खर्च हुए हैं, इसके बारे में ज़रूर हम आने वाले चुनाव में पूछेंगे। ये हमारा मैनिफेस्टो में रहेगा। ये रामचंद्र साहब, ये तो इसका हुआ जो सेंट्रल क्लाइमेट को करने के लिए जो है हरितहारम सेंटर फंड है। डबल बेडरूम का जो इस वक्त एक गेम चल रहा है, और उस डबल बेडरूम में हालिया अरसे में KT रामाराव ने 3 जगह पे इनाग्रेशन किया है, और हैदराबाद के लिए 1 लाख डबल बेडरूम बोल के बनाने का और देने का वादा है, लेकिन उस पर अब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। उस पर बीजेपी गवर्नमेंट क्या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है और बीजेपी उस पर क्या एक्शन लेगी? नहीं, मैं तो यही कहता हूँ कि डबल बेडरूम के सिलसिले में राज्य की सरकार, रियासती सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। एक तो पहले जो चुनाव हुआ था GHMC का 2016 में, उस समय पर उन्होंने क्या बताया हमारे लिए, हमने बोईगुड़ा के घर बताए, 10-15 बनाए, लोगों को बता दिए और उनको जो है पूरा पागल बना दिए, फूल बना दिए, मूर्ख बना दिए। तेलुगु में बोलते हैं चौरपू, ये ऐसा किया है। उसके बाद किसी को नहीं मिला। 2016 से आज तक कितने लोगों को आज घर मिला बताइए। अभी सिर्फ GHMC के बल्दिया के चुनाव आ रहे हैं, अब आप लोगों को दे रहे हैं। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, आपने दिया है, आपने घर कहाँ बनाया? पहले जहाँ स्लम था वो स्लम को आपने उजाड़ दिया, उसमें आपने घर बनाया, ये वादा कर कर कि जिस स्लम में जो लोग रहते हैं उनको वो घर पहला देंगे। अच्छी बात है, लेकिन कब लिए उनसे स्लम? आप 2017 में आप उनसे स्लम लिए, 2000 आज 20 है दिसंबर, आज 2020 नवंबर या सितंबर में आप उनको घर दे रहे हैं। तो इसका मतलब 3 साल से उनका घर नहीं था। वो लोग कहाँ थे? किराए के मकान में थे। अगर उनका महीने का जो किराया होता है, अगर उसको कैलकुलेट करें, जो आप घर दे रहे हैं ना उससे ज़्यादा हो गया। आपका घर जो है सिर्फ 5 लाख का है, 6 लाख का होगा। आप जो महीने के 3 महीने से आप किराए घर पे ठहरे, आप उसका कितना पैसा ये सोचने की बात है। तो कितने लोगों को आप ये झूठा बयान देते रहेंगे, आप कब तक देते रहेंगे? तो एक तो ये बात रही। ऐसे हज़ारों लोग हैं जो किराए के घर में रहकर अपना घर कब मिलेगा देखते रहे, और कुछ जगह पर अभी भी नहीं हुआ। सनत नगर में श्रीनिवास यादव जी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप जाइए, टैंक बंड के बगल में जो एरिया है उसको उजाड़ दिए, बहुत साल हो गया। बोझागुट्टा नामपल्ली में उजाड़ दिए, मारेटपल्ली पुलिस स्टेशन के सामने उजाड़ दिया आपने। अब वहाँ जाके देखिए आप कि घर अभी बन रहे हैं, कुछ बने हुए हैं, कुछ कभी रंग डाल रहे हैं। वो जब ज़मीन वो लोग दिए थे सरकार को, क्योंकि मैं भी उस मीटिंग में था, उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर घर हम बनाएंगे, आपका ज़मीन दे दो। बहुत लोग नहीं दिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ
जो लोग ज़मीन आपको दे दिए उनको घर अब तक नहीं मिला, वो किराए घर में रहे। अगर यही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आपका जो 30 गज में जो घर था, अगर आप वो इस प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर आप मेंबर होते, उसमें आप बेनिफिट होते, तो आपको किराया भरने की ज़रूरत नहीं होता। आपको पैसा मिलता था, आप घर रिपेयर कर सकते थे, नया घर बना सकते थे, और जो पैसा आप किराए में दे रहे हैं वो ब्याज की तरफ से सरकार को वापस कर सकते थे। आज वो लोग खो दिए। यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से हमने जो 2 लाख घरों का हमने ऐलान किया था, आप तेलंगाना के लोगों को से वंचित कर रहे हैं। और आपने जो 2 लाख घर डबल बेडरूम बनाने का वादा किया, आज सिर्फ थोड़े हज़ार बने हैं और लाखों आज पेंडिंग में है। किसको आप क्या देंगे, ये सब बात सोचने की है। जनता वो समझदार है, वो सोच के काम करेगी। रामचंद्र साहब, शहर हैदराबाद को इस्तांबुल बनाने का वादा किया गया था, उसके लिए फंड लाने का, तो ये फंड क्या स्टेट गवर्नमेंट खुद जनरेट कर रही है या इसके लिए मरकज़ की तरफ से कोई फंड मिलने वाला था? देखिए, मरकज़ की तरफ से हमेशा मिलता है फंड्स, लेकिन एक बात याद रखना, मरकज़ के लिए तेलंगाना और हैदराबाद एक नहीं है, इनकी कई रियासतें हैं। आज मरकज़ के जो अंदर हैं, ये सब जो रियासतें हैं उसमें 29 रियासतें हैं, 29, उसके साथ यूनियन टेरिटरीज है। ये सारों को देखना काम है सेंटर का, और किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। और आप बोल सकते हैं कि गुजरात को आप ज़्यादा दे रहे हैं, मध्य प्रदेश को ज़्यादा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। फाइनेंस कमीशन एक चीज़ होती है, नीति आयोग एक चीज़ होता है, फेडरल सिस्टम एक चीज़ होती है, जिसको जो है जितना आपको फंड्स आप टैक्स रेवेन्यू देते हैं उससे मिलता है, और एडिशनल फंड भी आपको दिया जाता है। अब देखिए, डबल बेडरूम का जो मामला है, अब डबल बेडरूम के मामले में कम से कम 5,000 से 5,000 करोड़ से ज़्यादा आज रियासती सरकार को हड़को ने उसने उसको जो है आज फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया। ये हो सकता है उधार हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन दिया या नहीं दिया, 5,000 करोड़ से ज़्यादा आज हड़कों की तरफ से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसकी तरफ से आप लोगों को आज दिया है पैसा। और आप इसके बारे में बात नहीं करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हमको इतना आया, नहीं बोलते हैं आप। अच्छा, अब आप रैतु बंधु के बारे में, इसके बारे में आप बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, आपको ये जो सारा जो फार्मर्स का जो पैसा है, जो मतलब लोन होता है, आप माफ़ कर रहे हैं 1 लाख रुपए का। अब जो बैंक्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो आप जो पैसा 1 लाख रुपए माफ़ करते हैं, तो आप वो पैसा क्या कर रहे हैं, आप लोगों को बोल रहे हैं कि आपको 1 लाख रुपए दे दें, लेकिन वो जब लेट होता है तो उसको वो 1 लाख रुपये का जो आपका कर्ज होता है उसमें इंटरेस्ट बैंक पकड़ती है। तो आपको क्या चाहिए, वो इंटरेस्ट को पे करना चाहिए, नहीं तो बैंक जो है इंटरेस्ट पकड़ेगी, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि बैंक का काम ही है इंटरेस्ट पे लोन देना, और कोई वो फार्मर हो कोई भी हो देना पड़ता है। तो आप जब लोगों को ये बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपया दे रहे हैं, तो उसमें 1 लाख रुपया उनको नहीं फ़ायदा आ रहा, उसमें उनका कटिंग हो रहा है ब्याज का, और उसके साथ साथ उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी बैंक पकड़ ले रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका 1 लाख रुपया भरते नहीं है, और जो भरते हैं, जो सरकार आपको देती है, वो ब्याज में पकड़ा जाता है, और आपका जो पासबुक उसी बैंक में है, और आपको दूसरी बार अगर लोन भी चाहिए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो पासबुक है बैंक में। इस तरह कई तरह से परेशानियाँ आज ये किसान की तरफ से हो रही है। तो अब इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक को बता दी कि आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है तो उनके जो बैंक पासबुक रिटर्न कर दो। ये स्टेट गवर्नमेंट सोच के काम लेना था। अच्छा, मैं बार बार यही पूछना चाहता हूँ, ये हम इस्तानबुल बनाएंगे, डल्लास बनाएंगे, ठीक है बनाएंगे, ठीक है, तो ये बनाने से पहले क्या आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा क्या कि हम ये करने वाले हैं? कोई भी सरकार उसका जितना रेवेन्यू होता है उस प्रकार उसको डेवलपमेंट करती है, उससे ज़्यादा अगर डेवलपमेंट करती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल है कि वो पैसा कहाँ से लाए। स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। अब हमने तो नहीं कहा कि इस्तानबुल बुलाएंगे, हमने कहा कि हमको वोट दो, हम सरकार से कुछ, केंद्र सरकार मांग के कुछ देंगे, उनमें स्कीम्स में जो हम करेंगे यहाँ पर, जैसे स्वच्छ भारत स्कीम है, उसमें जो आप जितना काम करेंगे उतना पैसा आपको आएगा। आज जो है पूरे बाथरूम्स और लेटरिन का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तेलंगाना को कितने हम दिए हैं, पूरे स्कूल्स में हमने दिया है, और यहाँ के सारे स्कूल्स में हर एक बाथरूम का पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है।
आपको जो है यहाँ पर कितने भी 5 रुपये का मील्स दे रहे हैं आप ले रहे हैं, उस पर क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन वो हो रहा असली देने वाले हैं वो क्या बोलते हैं अन्नपूर्णा, वो इस्कॉन वाले, राम हरे कृष्णा मिशन वाले, इस्कॉन वो दे रहे हैं। तो दूसरों का जो स्कीम है अपना स्कीम बना के आप लोगों को कब तक जो है ये उल्लू बनाते रहेंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप इस्तांबुल बनाएंगे, ठीक है बनाइए, लेकिन इस्तांबुल या डल्लास या लंदन को बनाने से पहले आप क्या क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ये आपको नहीं मालूम क्या? आपको विश्व नगरी बनाएंगे बोल रहे हैं आप इसको, तो आप पैसा फिर सरकार आपको देगी, तो आपने वादा करने की क्या जरूरत थी? हम ही करते थे, वो सरकार ही करती थी। आपका जो वादा है आप पूरा करो। अगर आपका वादा आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो आपको, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट ब्लेम कर रहे हैं। कैसे उर्दू में कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, यही हो रहा है यहाँ पर। वो नाच नहीं सकते हैं और जब नाचना नहीं आता है तो बोलेंगे कि यहाँ स्टेज तो ठीक नहीं, इसलिए मैं नहीं नाच रही हूँ, ऐसा हो रहा है। तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से ब्लेम करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं ये लोग, केसीआर साहब, केटीआर। इसीलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैन फूल सम पीपल सम टाइम्स बट यू कैनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। रामचंद्र साहब, पॉलिटिकली एक सवाल ये है, अब जो है कल दोबारा रियासत तेलंगाना में इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शन के अंदर जो है बीजेपी ने कामयाबी हासिल की, तो बीजेपी कैडर में एक नया जोश और जज्बा तो पैदा हो गया है। अब ये बोले इसका क्या इम्पैक्ट, इसका जो असर जीएचएमसी इलेक्शन में आने वाला है, क्योंकि जीएचएमसी अब सिर्फ 5 कारपोरेटर बीजेपी के हैं। अब आने वाले इलेक्शन में बीजेपी क्या टारगेट रखी है और कहाँ पर कितना जो है कब्जा कितने सीटों पर करेगी? देखिए, हमारा टारगेट है 100 पे हम जीतेंगे, यही हमारा टारगेट है, फर्स्ट थिंग। दूसरा ये बात है कि बार बार केसीआर, केटीआर, उनके जो साथी लोग हैं, हाँ बीजेपी के 5 ही हैं, बीजेपी के 5 ही है बोलते हैं ये लोग। मैं इनको यही याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे 2 थे पहले पार्लियामेंट मेंबर्स, आज हम 3 बार आ चुके हैं यहाँ पावर में। 2 पार्लियामेंट से आज हम 3 बार हमारे देश में हम पार्लियामेंट में केंद्र मरकज में सरकार बनाए हम, और आज हमारे 5 से कल के दिन हम मेयर और डिप्टी मेयर हम लेंगे यहाँ पर। ये हमारा 100 का वादा है, और 100 जो है हैदराबाद की जनता बीजेपी को देने वाली है। तो हैदराबाद का जो है जीएमसी 150 सीट्स है, मतलब ये है कि ये इस हैदराबाद का जो इलेक्शन होगा, स्टेट गवर्नमेंट का जो पूरा रेशो है, एक बड़ा छोटा इलेक्शन स्टेट का होगा, रेफरेंडम। तो क्या इसको आप चैलेंज के तौर पे कबूल करते हैं कि हैदराबाद का इलेक्शन फ्यूचर के तेलंगाना की हुकूमत बीजेपी बनाने के लिए रेफरेंडम दिया? केसीआर गवर्नमेंट और केटीआर के जो दावे हैं, जो उनकी खिदमत का वो दावा कर रहे हैं, और जो डिलीवर उसके लिए रेफरेंडम तो नहीं है? हमने दुब्बा का भी बताया था कि दुब्बा का हमारा ओपनिंग अकाउंट होगा और हमारा एमएलसी जो है वो क्लोजिंग अकाउंट होगा। ये दुब्बा का, जीएचएमसी, एमएलसी, ये सब हम जीतेंगे, और उसके बाद 2023 में तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनेगी। इस रियासत में बीजेपी की सरकार बनकर रहेगी, ये आप देखते रहिए। हमने दुब्बा में दिखा दिया क्या है, और हम जो है हैदराबाद का जो चुनाव है इसको भी हम रेफरेंडम ज़रूर कहेंगे, क्योंकि ये जो तरीका है जो टीआरएस अपना सरकार को चला रहे हैं, जिस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिस तरह से स्कीम्स का जो इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं कर रहे हैं, और जिस तरह से लोगों को आज गलत मतलब सूचना देकर कि हमने हैदराबाद को डेवलप किया है, ऐसा गलत सूचना देकर आपने वोट लिया है, और अब जनता आपकी बात सुनने के तैयार नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि ये जो डेवलपमेंट आप हैदराबाद में देख रहे हैं, ये गच्चीबोली स्टेडियम में एक स्टेडियम है जो वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है। किसने बनाया? वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के फंड से चंद्रबाबू नायडू यहाँ बनाया। आज ओआरआर आप देख रहे हैं, ये जो ओआरआर जो सैंक्शन हुआ था उस टाइम पे चंद्रबाबू नायडू जी थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से उस टाइम पे उसकी रूपकल्पना की गई थी, और उसके बाद राजशेखर रेड्डी जी ने उसको पूरा किया। आज उसके बाद आप देख लीजिए हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं, ये सब जो है हमारे जो सिटी कनेक्ट करते हैं, चाहे वो बम्बई से हो या हैदराबाद से हो या बेंगलोर से हो या कहीं से भी हो, ये सब विजयवाड़ा से हो, ये सब जो है मरकज़ का पैसा है, ये पूरा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी से हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं। आज गाँव में जो सड़कें आप देख रहे हैं, ये सब भी जो है ग्रामीण सड़क योजना के तहत आज केंद्र सरकार इन्हें पैसा दे रही है। अब देखिए
जो भी है यहाँ पर आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, चाहे वो साइबर सिटी हो, साइबर सिटी भी अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे आया था। जितने भी आपने डेवलपमेंट देखा है, एक भी डेवलपमेंट टीआरएस के समय हमें बता दीजिए। ये जो नए ब्रिजेस बनाए हैं उसके सिवा एसआरडीपी के नाम पे बताया, उसमें 5 साल लगता है क्या उसको? एसआरडीपी के नाम पे आपने अच्छे अच्छे पार्क्स को ख़त्म कर दिया। आप जो रोड्स बना रहे हैं, लोग जानते हैं कि यह रोड और जो ब्रिजेस आप बना रहे हैं, आपके लोगों को रियल इस्टेट बढ़ाने के लिए उनके अप्रोच रोड के लिए आपने ब्रिजेस को बनाया, कुछ रियल इस्टेट वालों के लिए, लेकिन ये जनता के लिए ये काम नहीं आता। अब गच्चीबौली स्टेडियम का जो ब्रिज है, कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? आप तो नहीं करते होंगे, मैं तो नहीं करता। हम और आप क्या इस्तेमाल करेंगे? हैदराबाद के सड़कों का इस्तेमाल करेंगे। हैदराबाद की सड़कों क्यों आपने डेवलप नहीं किया? हम और आप क्या देखेंगे? हमारे घर के सामने ड्रेनेज का मैनहोल बंद हो, क्या मैनहोल हमारे लिए सेफ्टी रहे, लेकिन वो देखेंगे हम। तो आपने उसको तो देखा ही नहीं। आपने बड़े बड़े ब्रिज को बनाया, ऊंचे ऊंचे ब्रिज को बनाया, कार ऊपर से नीचे गिर रहा है, आपको कोई बात, यही बात नहीं है उसको। आपको ये फिर भी आप जो है ब्रिजेस बनाते बैठे, पहाड़ों को तोड़े, बीच में बनाए। किस लिए बनाए? क्योंकि उस पहाड़ के पीछे आप लोगों के रियल इस्टेट का एक लॉबी बन रहा है वहाँ पर, वो आपकी ज़मीन बेच रहे हैं। इसलिए आप उन ज़मीन को वालों को, उन रियल इस्टेट वालों के लिए आपने ब्रिजेस बनाए, उनके लिए आपने रोड को लंबा किया। आप मेट्रो जो है किसने दिया? मेट्रो में भी आज 40% आज हमारा फंड्स है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसीलिए मोदी जी आके यहाँ पर इनाग्रेट किए। ये बात कोई जनता की क्यों नहीं बोल रहे? आज ओल्ड सिटी में मेट्रो क्यों नहीं लेके आ रहे? क्योंकि इनके पास प्लानिंग नहीं है। आज तक जो भी बना है वो सब बात पहले प्लानिंग में था, मोदी जी के प्लानिंग में था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्लानिंग में था, और बाद में वो इम्प्लीमेंटेशन अभी हो रहा है। इस तरह के आप कितने भी स्कीम बोलिए, केसीआर आने के बाद हैदराबाद को आपने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। ये जो ब्रिजेस बनाए वो भी रियल एस्टेट वालों के लिए बनाया। वही सड़कें हैं, वही टैंक बंड है, वही गंदे लेक्स हैं, वही हमारा लेक्स का जो है ऑक्यूपाई हो रहा है, पूरे कब्जा में है। आपने कुछ भी नहीं किया हैदराबाद के लिए, ये सच्चाई है। तेलंगाना आने के बाद हम सब ने सोचा कि पहले हैदराबाद बढ़ेगा, लेकिन हैदराबाद बढ़ नहीं रहा है, हैदराबाद डूब रहा है। तो आपका कहना है कि जो डेवलपमेंट के नाम पे करें वो रियल एस्टेट को अपने जो ग्रुप के, उनके सिंडिकेट के, उसको प्रमोट कराएंगे, तो इसका मतलब डायरेक्टली है कि खुद केसीआर और केटीआर रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं। रियल एस्टेट करने वालों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं ये कहूँगा, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे तो नहीं मालूम, कर भी रहे होंगे, नहीं भी कर रहे होंगे, और बेनामी कर रहे होंगे, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ज़रूर उनके कारण, ये ब्रिजेस के कारण, ये अप्रोच रोड के कारण, उनके जो नज़दीकी जो रियल एस्टेट में है उनको फ़ायदा हो रहा है। रामचंद्र साहब, जब स्टेट गवर्नमेंट की इतने खामियां हैं, इतने गलतियां हैं, तो बीजेपी उसको हाईलाइट क्यों नहीं कर रही, उस गलतियों क्यों नहीं आवाम को बता रही, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स का मिसयूज हो रहा है, बल्कि उसको जो है हाईलाइट करने में क्यों नाकाम है? हम जरूर हाईलाइट करेंगे और कर रहे भी थे। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये सब, अभी जो मैंने बताया, आप इसको 10 बार आपकी टीवी में बताइए, आप नहीं बताएंगे। ऐसे मतलब मैं तो एक एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, आपने मतलब आपका नहीं है। ऐसे कितने प्रेस वाले हैं, जो कितने टीवी वाले हैं जो हमारी बात को लोगों को तक पहुँचा रहे हैं, वो लोगों तक पहुँचाने की काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा अभी समझ गए हैं लोग, पूरा दुब्बाका में सबका जो है भंडारा फूट गया है, अब सब लोग समझ गए हैं। अब लोग ये भी जानने लगे हैं सोशल मीडिया के कारण कि आज केंद्र सरकार क्या कर रही है। आज मोदी जी के कारण आज तेलंगाना बचा हुआ है, नहीं तो कोविड जो है जिस तरह से इन लोगों ने हैंडल किया था, आज ट्रंप जो हारा वो कोविड को सारा बगैर ठीक से डील नहीं किया। वही हाल जो है यहाँ केसीआर का होने वाला, ट्रंप का जो हुआ आज केसीआर जी का यहाँ होने वाला है। शुक्रिया रामचंद्र साहब, INN चैनल से बात करने के लिए।